इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ज़्यादा टॉपिक बचा हुआ नहीं है फ्रेंड, ठीक है। मैंने एक एक टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप मेरे वीडियो को पार्ट वाइज अगर देखते हैं तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। आपको ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस बात को आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही है। चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगला पार्ट 6 वाली वीडियो है ये हमारी। कितनी है? पार्ट 6 वाली वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। और इस पीडीएफ भी आपको, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर ले और अच्छे तरीके से इसे रिवाइज करें, पढ़े, याद करें। जो करना है आप इसे जल्दी में करें ताकि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। अब ये दीर्घकाल क्या होता है तो आप याद रखिएगा कि दीर्घकाल में सारे परिवर्तनशील होते हैं, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगर सारे साधन अगर परिवर्तनशील हो तो हमारी लागतें भी क्या होगी? परिवर्तनशील होंगी। ठीक है फ्रेंड, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। दीर्घकाल में उत्पत्ति का कोई साधन स्थिर नहीं होता है, कोई साधन जो है स्थिर नहीं होता है, बल्कि उत्पादन की लंबी समय अवधि के कारण उत्पादन को करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है। यानी लंबी समय अवधि के कारण उत्पादन का प्रत्येक स्तर, उत्पादन को जितने भी स्टेज में करें, उत्पादन का प्रत्येक स्तर साधन परिवर्तनशील बन जाता है। उत्पादन का प्रत्येक साधन, जो उत्पादन करने के जितने भी साधन होते हैं, परिवर्तनशील बन जाते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के आकार को बढ़ाने के लिए उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। अर्थात दीर्घकाल में उत्पादक अपने प्लांट आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। दीर्घकाल में कौन कौन सी लागतें आती है तो दीर्घकाल में दीर्घकालीन कुल लागत होती है, यानी लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट होता है। और हम लोग अल्पकाल में सिर्फ टोटल कॉस्ट पढ़े हुए थे, औसत लागत भी पढ़े और सीमांत लागत भी पढ़े, ठीक है। लेकिन दीर्घकाल में हम लोग दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत पढ़े। लेकिन हम लोगों ने अल्पकालीन में जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज, यानी कि परिवर्तनशील लागत भी थी और स्थिर साधन भी थी, यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को पढ़ा था। इसमें सिर्फ परिवर्तनशील साधन है और परिवर्तनशील लागत है। चलिए, हम लोग ये पहला वाला कंप्लीट करते हैं कि दीर्घकालीन कुल लागत क्या होती है, यानी लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है तो दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है, सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। चूंकि दीर्घकालीन कुल लागत किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों की लागतों का जोड़ होती है। क्या होती है? दीर्घकालीन कुल लागत किसी वस्तु के उत्पादन में, कोई भी वस्तु को अगर हम उत्पादन कर जाए, पेन, रबड़, कटर, जो भी हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं, कोई भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, में प्रयुक्त सभी साधनों, इसको उत्पादन करने के लिए हमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है। उन सारे साधनों में जितना भी हम लोगों को व्यय करना पड़ा, उनको पैसा देना पड़ा, उन लागत को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट कर्व निकल कर आता है। तो इसलिए दीर्घकालीन कुल लागत वक्र LTC का आकार ठीक वैसा ही होता है जैसा अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। चित्र में हम लोग देखेंगे कि ए भाग में STC कहने का मतलब है शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट, शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट, यह P को गायब कर दिया गया है। तो STC शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट यानी अल्पकालीन कुल लागत वक्र है। यहाँ आप चित्र में देख सकते अल्पकालीन कुल लागत को दिखाया गया है। तथा बी भाग में LTC यानी लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट दीर्घकालीन कुल लागत वक्र है। चित्र बी में दिखाया गया इस तरह से, ये ओरिजिन से होता हुआ जाता है। STC शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट OY रेखा, ये जो Y रेखा है OY रेखा के किसी भी बिंदु पर कहीं से भी इस तरह से गया हुआ है, मूल बिंदु को छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर शुरू होती है, जबकि LTC वक्र मूल बिंदु से होता हुआ शुरू होता है। इसका अभिप्राय यह है कि अल्पकाल में यदि उत्पादन शून्य भी हो, अल्पकाल में उत्पादन शून्य भी हो तो अल्पकालीन कुल लागत यानी STC स्थिर लागत और फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। STC कुल स्थिर लागत के यानी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। लेकिन दीर्घकाल में क्योंकि सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए जब उत्पादन शून्य हो तो दीर्घकालीन कुल लागत भी शून्य होता है, इसलिए और ये ओरिजिन से होता हुआ जाता है और STC ओरिजिन से नहीं जाता हुआ होता है।
इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट में क्या पढ़ा था कि टोटल कोस्ट इज इक्वल होता है टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कोस्ट में इस तरह से एक्स एक्सिस के समांतर होता था, टोटल वेरिएबल कोस्ट ओरिजिन से जाता हुआ था, और टोटल कोस्ट क्या होता था, इस तरह से जाता हुआ होता था, यानी टोटल कोस्ट हमारा जीरो नहीं होता था। इसलिए शॉर्ट पीरियड टोटल कोस्ट भी हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी एवरेज कोस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि टोटल कोस्ट को क्वांटिटी से भाग देते थे। तो अब हमारा लॉन्ग पीरियड टोटल कोस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि लॉन्ग पीरियड टोटल कोस्ट को क्वांटिटी से भाग दे देंगे। तो दीर्घकालीन औसत लागत दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देने पर ज्ञात होती है, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट है यानी दीर्घकालीन कुल लागत में से जितना भी क्वांटिटी उत्पादन किया गया हो उससे भाग देने पर हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट निकल कर आता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। जो मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो अतिरिक्त लागत लगती है उसे हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। तो इसमें भी वही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ सारे परिवर्तनशील होते हैं, इसमें कोई स्थिर नहीं होता। और ऐसे भी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, परिवर्तनशील पर निर्भर करता है। दीर्घकाल में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से यानी लॉन्ग पीरियड में एक अतिरिक्त इकाई का उत्पन्न करने में कुल उत्पादन लागत यानी LTC में जो वृद्धि होती है उसे उस अतिरिक्त एक इकाई की सीमांत लागत कहते हैं। सिर्फ एक इकाई की जो होती है उत्पादन वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अब LAC और LMC में संबंध, हम लोगों ने AC और MC में संबंध पढ़ा था, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड का था, ठीक है, और ये लॉन्ग पीरियड का है। तो लगभग सेम है, बस ये थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा ये दबा हुआ होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन LAC एंड LMC। तो LAC तथा LMC में वही संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध? वही संबंध जो हम लोगों ने अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत में रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब AC गिरता हुआ होता है तब MC अधिक तेजी से गिरता है, जब AC गिरता हुआ ही रहता है तब MC बढ़ना आरंभ कर जाता है और ये मिनिमम पॉइंट पर आकर काटता है। जब A बिंदु से AC बढ़ना आरंभ करता है तब MC और भी अधिक तेजी से बढ़ना आरंभ करता है। उसी तरह से इसका ये संबंध है। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों में संबंध। तो LAC घटता है तब LMC सदैव LAC से कम होता है, कम तो होता ही है। LMC सदैव LAC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो LMC जो होता है उसको न्यूनतम बिंदु पर काटती है, अर्थात जब LAC न्यूनतम बिंदु पर काटती है अर्थात LAC न्यूनतम होती है तब LAC LMC बराबर हो जाता है, यानी कि LAC और LMC बराबर हो जाती है। जब LAC बढ़ती है, जब LAC बढ़ना आरंभ करता है तब LMC और भी अधिक तेजी से बढ़ना आरंभ कर जाता है। ये हमारा LMC है और ये हमारा LAC है। तो यहाँ चित्र मैंने यहाँ बनाना भूल गया फ्रेंड, ठीक है, चित्र बनाना यहाँ मैंने भूल गया। तो चित्र जो होगा इसका आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा क्या है LAC, क्या है LAC लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, और ये हमारा है LMC। आप इसे चित्र बना लीजिएगा। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x है और इधर हमारा y होता है, ये हमारा आउटपुट है, क्या है आउटपुट है, और इधर हमारा कॉस्ट है। एक क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे आप देखिए। एक फर्म की उत्पादन लागत संबंधी निम्न आंकड़ों से हमको निकालना है AFC और ABC निकालना है और उसकी 5वीं इकाई ज्ञात करनी। तो उत्पादन की इकाई थी 035, कुल लागत दिया हुआ रुपए में, 0 उत्पादन करने से 50, 3 उत्पादन करने से 3 इकाइयों के उत्पादन से 80 रुपये और 5 इकाइयों के उत्पादन करने से 120 रुपये हमारी लागत आती है। तो अब हम लोगों को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता होना चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि उत्पादन की इकाइयाँ दी हुई है, 0 उत्पादन की इकाइयाँ करने से हमारा टोटल कॉस्ट आता है 50 रुपये, 3 इकाइयों को उत्पादन करने से 80 रुपये और 5 इकाइयों को उत्पादन करने से 120 रुपये होती है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ हम देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो पहला जो टोटल कॉस्ट है वही हमारा उसका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी परिवर्तन नहीं होता, ये सभी बराबर होते हैं, हर जगह ये 50-50 ही होगा। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यही हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको क्वांटिटी से भाग दिए, 50 को 0 से भाग देने पे इनफाइनाइट, 50 को 3 से भाग देने पे 16.6, 50 को 5 से भाग देने पे 10। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला पता था
कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस क्या था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना है 50, और 50 माइनस 0, 50 कितना हो जाएगा 0, 80 फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा 30, और 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और अब हम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट ही पता चल गया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। तो ये 0 को 0 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, 0 को 0 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, अगर 30 को 3 से डिवाइड करें तो 10 आएगा, और 70 को 5 से डिवाइड करें तो 14 आएगा। तो पाँचवीं इकाई निकालना है, पाँचवीं इकाई ये 10 हो गया और ये 14 हो गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये 10 और 14 रुपये हो गया। यही हमारा फाइनली आंसर है। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया 6 पार्ट में पढ़ाया, कितने पार्ट में पढ़ाया 6 पार्ट में पढ़ाया, और 6 चैप्टर को भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ से भी आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को भी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, और पूछे गए भी हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है पिछले 10 सालों के अंदर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक को आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपका वो टॉपिक मैच कर रहा है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है फ्रेंड, ठीक है, तो डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सी चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम किस में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस चैप्टर को जो मैंने बनाया 7 चैप्टर को, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि लागत चैप्टर पे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ठीक है, अब अगला जो आप जो कमेंट करेंगे, जिस चैप्टर को का आप नाम देंगे, टॉपिक का नाम देंगे, उसी के रिलेटेड मैं सारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, थैंक यू फ्रेंड।